इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम नेपाल में हाल में जो बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हुई, उसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। ये सब बज़ाहिर तो सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ, पर जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी थीं, है ना? जी बिल्कुल, जड़ें बहुत पुरानी और गहरी थीं। हमने इस पर कई स्रोत देखे हैं, अल जज़ीरा, रॉयटर्स और टाइम मैगज़ीन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और भी कई रिपोर्ट्स हैं। हाँ, काफी जानकारी उपलब्ध है इस पर। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ, असली वजह क्या थी, नतीजे क्या निकले और अब आगे क्या हो सकता है। सही, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के विरोध की नहीं है। ये तो मतलब सालों से जो असंतोष सुलग रहा था, उसके फटने जैसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला सिर्फ कुछ ऐप्स बंद होने का तो नहीं था, सही कहा ना? सतह के नीचे असल में क्या पक रहा था जिसने इतनी बड़ी चिंगारी को हवा दे दी? माचिस की तीली थी। बारूद तो पहले से जमा था। अगर हम स्रोतों को देखें तो कई बड़ी वजहें साफ दिखती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी लगातार की राजनीतिक अस्थिरता। आप देखिए 2008 में राजशाही खत्म हुई, उसके बाद से नेपाल में शायद ही कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हो। अच्छा। लगातार बदलाव, जोड़-तोड़, खींचतान, इससे आम लोगों का पूरी व्यवस्था पर से भरोसा वो धीरे धीरे कम होता गया। और इसी भरोसे की कमी को भ्रष्टाचार के आरोपों ने और गहरा किया होगा, है ना? हाँ खासकर वो नेपो किड्स वाली बात जो स्रोतों में बार बार आती है। हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सरकारी ठेकों में गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी, ये सब बातें बहुत आम थीं। और नेपो किड्स मतलब नेताओं के बच्चे या रिश्तेदार जिनका राजनीति और बिजनेस में दबदबा था। ये एक तरह से प्रतीक बन गए थे इस बात का कि मौके सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए हैं। सही। जब आम युवा, खासकर पढ़े लिखे युवा, वो बेरोजगारी झेल रहे थे, विदेश जाने का दबाव महसूस कर रहे थे और देश में उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, हाँ। तब सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की वो महंगी जीवन शैली की तस्वीरें देखना, ये आग में घी डालने जैसा था। सवाल तो उठना ही था कि भाई हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। तो एक तरफ ये आर्थिक और राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन थी और दूसरी तरफ ये डिजिटल दुनिया। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या दोस्तों से गपशप का जरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी पहचान बनाने, अपनी राय जाहिर करने, जानकारी लेने और यहाँ तक कि संगठित होने का एक बहुत अहम मंच है। तो जब सरकार ने एक साथ 26 प्लेटफॉर्म्स, जिनमें कई बहुत लोकप्रिय थे, उन्हें बंद करने का फैसला किया, तो इसे सिर्फ एक रेगुलेटरी एक्शन की तरह नहीं देखा गया। नहीं, इसे एक हमले की तरह देखा गया होगा। बिल्कुल, इसे सीधे सीधे उनकी आवाज दबाने की कोशिश, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के तौर पर लिया गया। और नेपाल जैसे देश में जहां पारंपरिक मीडिया पर भी कई तरह के दबाव रहते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संवाद और संगठन के लिए और भी जरूरी हो जाते हैं। अच्छा, और क्या पड़ोसी देशों में जो चल रहा था, जो आंदोलन हुए, उनका भी कोई असर रहा? स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं। निश्चित रूप से श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में हाल के वर्षों में जो युवा आंदोलन हुए, जहां युवाओं ने स्थापित राजनीतिक ताकतों को चुनौती दी, उसने एक तरह का मनोवैज्ञानिक असर डाला। एक उम्मीद जगाई होगी। हाँ, इससे नेपाल के युवाओं में भी ये भावना आई कि बदलाव संभव है, कि वो भी अपनी आवाज उठा सकते हैं और पारंपरिक राजनीतिक दलों के वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभिव्यक्ति का माध्यम छिनने का डर और पड़ोसी देशों से मिली प्रेरणा, ये सब मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण तैयार कर चुकी थी। तो ये वो जमीन थी जो तैयार हो चुकी थी, सालों का गुस्सा, निराशा और बदलाव की एक दबी हुई इच्छा। फिर 4 सितंबर 2025 को सरकार का वो फैसला आता है, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद, और चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। कैसे फैली ये आग? आग बहुत तेजी से फैली। देखिए, 4 सितंबर को घोषणा हुई और महज 4 दिन बाद 8 सितंबर को काठमांडू के माइतीघर मंडला जैसे जो मुख्य इलाके हैं, वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। 4 दिन में ही? हाँ, बस 4 दिन में। शुरुआत तो शांतिपूर्ण थी, लेकिन जल्द ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, आंसू गैस चली, रबर की गोलियां चलाई गईं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, है ना? अगले ही दिन हालात और बिगड़ गए। हाँ, 9 सितंबर का दिन शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक रहा। प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। काठमांडू का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो संसद भवन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जी।
और कई दूसरे सरकारी दफ्तरों में आगजनी की गई, इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। बाप रे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और बढ़ते दबाव के बीच उसी दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उसी दिन 9 सितंबर को ही? हाँ, उसी दिन। और विडंबना देखिए, सरकार ने उसी दिन सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस्तीफे और बैन हटाने से भी हालात काबू में नहीं आए। बिल्कुल नहीं। हिंसा और अराजकता का माहौल बन चुका था। अगले दिन 10 सितंबर को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। सेना को उतारना पड़ा? जी, राजधानी काठमांडू और देश के दूसरे अहम हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 दिन बाद 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया ताकि किसी तरह स्थिरता लाई जा सके। अच्छा, एक जाना माना चेहरा। हाँ, और फिर इसी उथल-पुथल के बीच कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया। प्रतिनिधि सभा यानी संसद का निचला सदन, उसे ही भंग कर दिया गया। यानी एक हफ्ते से भी कम समय में बैन लगना, बड़े प्रदर्शन, हिंसा, इस्तीफा, बैन हटना, सेना का आना, कर्फ्यू, अंतरिम पीएम की नियुक्ति और फिर संसद भंग। ये तो वाकई एक बवंडर जैसा था। हाँ, बहुत तेजी से सब कुछ हुआ। जाहिर है इतने बड़े पैमाने की हिंसा और अराजकता की भारी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी होगी। स्रोत नुकसान के बारे में क्या बताते हैं? नुकसान बहुत भयावह था। अगर मानवीय क्षति की बात करें तो शुरुआती रिपोर्टें तो करीब 19 मौतों की बात कर रही थी, लेकिन बाद में अल जजीरा, रॉयटर्स, ले मोंड जैसे स्रोतों और विकिपीडिया के संकलित आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 70 के पार चली गई। कुछ आंकड़े 75 तक बताते हैं। 70 से ज्यादा मौतें? जी, और इनमें से ज्यादातर मौतें गोली लगने से हुई। और घायलों का आंकड़ा? वो भी काफी बड़ा होगा। घायलों की संख्या हजारों में थी। कई स्रोतों ने ये आंकड़ा 2100 से ज्यादा बताया और इनमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल थे। गोली लगने से सिर और छाती में चोटों के कारण अस्पतालों पर जाहिर है बहुत भारी दबाव था। समझ सकता हूँ। और संपत्ति का नुकसान? हमने संसद भवन में आगजनी की बात की। हाँ, नुकसान सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। संसद भवन, बीआईसीसी के अलावा कई दूसरी सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि कुछ नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। उनमें आग लगाई गई या तोड़फोड़ की गई। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी क्षति पहुंची। और एक और बहुत चिंताजनक बात सामने आई थी, कैदियों के भागने की। हाँ, ये एक और बेहद चिंताजनक बात थी जो कुछ स्रोतों जैसे ले मोंडे और द गार्डियन ने रिपोर्ट की कि इस पूरी अफरा तफरी और सुरक्षा व्यवस्था के चरमराने का फायदा उठाकर अलग अलग जेलों से लगभग 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। 13,000? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। बिल्कुल, इसीलिए सेना की तैनाती और कर्फ्यू जरूरी हो गया था। सेना को सड़कों, हवाई अड्डों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर नियंत्रण लेना पड़ा। कई दिनों तक राजधानी और अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा रहा। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी। तो इतनी तबाही, 70 से ज्यादा जानें गईं, हजारों घायल, इमारतें जली, कैदी भागे। इस भयानक उथल-पुथल के बाद आखिर हासिल क्या हुआ? इसके फौरी नतीजे क्या रहे? यहाँ चीजें थोड़ी दिलचस्प होती हैं। हाँ, इस संकट के कुछ ठोस और तत्काल परिणाम जरूर सामने आए। सबसे बड़ा और स्पष्ट नतीजा तो था सरकार में बदलाव। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा और उनकी जगह सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति। जी। कार्की की पृष्ठभूमि को देखते हुए, मतलब वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थीं, इसे व्यवस्था में कुछ सुधार और स्थिरता लाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। एक भरोसेमंद चेहरा लाने की कोशिश। और वो सोशल मीडिया बैन जो इस सब की जड़ में था, एक तरह से वो वापस ले लिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स यानी ट्विटर, वो तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स जिन्हें बंद किया गया था, उन्हें फिर से चालू कर दिया गया। ये प्रदर्शनकारियों की एक मुख्य और तत्काल मांग थी, जो पूरी हुई। ये तो बड़ी जीत थी प्रदर्शनकारियों के लिए। और संसद भंग होने का मतलब था नए चुनाव की ओर बढ़ना। बिल्कुल। प्रतिनिधि सभा के भंग होने से देश में नए सिरे से चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। इससे एक उम्मीद बनी कि शायद जनता को अपनी पसंद की नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। ओके। इसके साथ ही सरकार ने हिंसा और नुकसान की जांच के लिए एक आयोग बनाने और पुनर्निर्माण के लिए फंड बनाने का भी ऐलान किया। हालांकि इन पर अमल कितना और कैसे होगा, ये देखना बाकी था। ये तो हुए राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर लोगों की सोच में
कोई बदलाव महसूस किया गया, खासकर युवाओं में, जिनकी इसमें बड़ी भूमिका थी? ये शायद सबसे अहम बदलावों में से एक था। स्रोत जैसे काठमांडू पोस्ट और द गार्डियन इस बात पर जोर देते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम ने युवाओं में एक नई राजनीतिक चेतना जगाई। वो अब सिर्फ दर्शक या पीड़ित महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें लगा कि वो बदलाव ला सकते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। और दिलचस्प बात ये थी कि आंदोलन काफी हद तक नेतृत्वहीन था। हाँ, ये बात आई थी, किसी एक नेता या पार्टी के पीछे नहीं। जी, इसने दिखाया कि पारंपरिक राजनीतिक दलों की पकड़ शायद कमजोर हो सकती है और संगठन के लिए डिस्कॉर्ड जैसे नए डिजिटल मंचों का इस्तेमाल भी देखने को मिला। ये दिखाता है कि युवा किस तरह तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए तरीकों से जुड़ रहे हैं। तो एक तरफ सरकार बदली, बैन हटा, नए चुनाव की राह खुली, जांच की बात हुई और युवाओं में नई ऊर्जा दिखी। ये सब सुनने में तो सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही सीधा था? क्या कोई चिंताएं या आलोचनाएं भी थीं? क्या सबको लग रहा था कि ये वाकई एक टिकाऊ बदलाव की शुरुआत है? चिंताएं बिल्कुल थीं और काफी गंभीर थीं। द गार्डियन जैसे स्रोतों ने इन पर रोशनी डाली है। एक बड़ी चिंता ये थी कि भले ही चेहरे बदल गए हों, लेकिन सत्ता की जो पुरानी संरचनाएं हैं, वो गुट, वो निहित स्वार्थ जो सालों से सिस्टम पर हावी थे, वो शायद अब भी पर्दे के पीछे मजबूत हों। मतलब कहीं ये सिर्फ ऊपरी बदलाव तो नहीं? हाँ, ये डर था कि कहीं ये बदलाव सिर्फ दिखावा ना हो। और अंतरिम सरकार में युवाओं की भूमिका पर भी सवाल थे शायद, क्योंकि आंदोलन तो उन्होंने ही चलाया था। हाँ, ये एक और अहम मुद्दा था। आंदोलन की रीढ़ युवा थे, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन में या फिर जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, उसमें उनकी सीधी भागीदारी कितनी होगी, इस पर संदेह था। अगर युवाओं को व्यवस्था में सार्थक जगह नहीं मिलती, तो उनके फिर से अलग थलग महसूस करने का खतरा था। ये डर था कि कहीं ये बदलाव सिर्फ एक पीढ़ी का सत्ता हस्तांतरण बनकर न रह जाए, बजाय वास्तविक गहरे सुधार के। इसके अलावा वो वादों और जमीनी हकीकत में फर्क वाली बात, वो भी उठी होगी। बिल्कुल, सुधारों की रफ्तार हमेशा एक बड़ी चिंता रहती है। पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार पर रोक, ये सब बातें कही गईं, लेकिन जमीन पर ठोस बदलाव दिखने में वक्त लगता है। हाँ, वक्त तो लगता है। और अगर लोगों को जल्दी नतीजे नहीं दिखते, तो आंदोलन से जो उम्मीद और ऊर्जा पैदा हुई थी, वो निराशा में बदल सकती है। ये हमेशा एक चुनौती होती है कि आंदोलन के उस जोश को संस्थागत सुधारों में कैसे बदला जाए। ये चिंताएं वाकई सोचने वाली हैं। पुरानी ताकतों का असर, युवाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल, सुधारों की धीमी गति। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब नेपाल यहाँ से किस तरफ बढ़ सकता है? आगे क्या रास्ते दिखते हैं? क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो नेपाल एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ पर है। यहाँ से कई दिशाएं संभव है। सबसे पहली और सीधी संभावना तो नए चुनावों की है। अगर ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं और इनमें नए चेहरों, खासकर युवा उम्मीदवारों को मौका मिलता है, तो ये देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव काफी होंगे? उन सुधारों का क्या जिनकी मांग उठ रही थी, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता? नहीं, चुनाव सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरी अहम संभावना है ठोस संवैधानिक और कानूनी सुधारों की। पारदर्शिता बढ़ाने, सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कानूनों और नीतियों की जरूरत होगी, और इसका दबाव लगातार बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सही। साथ ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के तरीकों पर भी दोबारा विचार करना होगा। एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जो अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करे, लेकिन साथ ही नफरत फैलाने या गलत सूचनाओं को रोकने के लिए पारदर्शी नियम भी हों। ये मुश्किल काम है। बिल्कुल। और युवाओं की भूमिका चुनावों और सुधारों से आगे कैसे दिखती है? क्या वो फिर से पीछे हट जाएंगे? मुझे नहीं लगता। तीसरी संभावना यही है कि उनकी भूमिका बहुत अहम बनी रहेगी। हम देख सकते हैं कि युवा अब नागरिक समाज, एनजीओज, स्वतंत्र मीडिया और जमीनी स्तर के सामाजिक आंदोलनों में और ज्यादा सक्रिय होंगे। वो शायद पारंपरिक पार्टियों पर दबाव बनाए रखें या उनसे अलग अपने नए मंच या दल बनाने की कोशिश करें। उनकी ऊर्जा और भागीदारी भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन क्या सब कुछ सकारात्मक ही होगा? टकराव की आशंका भी तो है। पुरानी ताकतें चुप तो नहीं बैठेंगी। हाँ, ये चौथी संभावना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगर सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, सुधारों में देरी होती है, तो असंतोष फिर से भड़क सकता है। नए सिरे से विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी? हाँ, दूसरी तरफ पुरानी राजनीतिक ताकतें जिन्हें इस बदलाव से नुकसान हुआ है, वो भी स्थिति को अस्थिर करने या टकराव बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। तो तनाव जारी रहने की भी आशंका है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, उसकी नजर भी बनी रहेगी इस सब पर? निश्चित रूप से। ये पांचवी बात है,
मानवाधिकार संगठन, विदेशी सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नेपाल की स्थिति पर करीबी नजर रखेंगी, खासकर मानवाधिकारों, लोकतंत्र, मीडिया की आज़ादी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहेगा। विदेशी सहायता और निवेश भी इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि देश कितनी स्थिरता और सुशासन दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद पेचीदा तस्वीर है। एक सोशल मीडिया बैन ने सालों से दबे गुस्से को बाहर निकाला, एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मचाई, सत्ता बदल दी, लेकिन नेपाल का भविष्य अभी भी कई सवालों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। स्थिरता आएगी या स्थिरता जारी रहेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बुनियादी सवाल जो उभरता है वो ये है कि युवाओं के नेतृत्व वाले डिजिटल साधनों से लैस ये आंदोलन जो स्थापित राजनीतिक ढांचों को चुनौती देते हैं वो कितने टिकाऊ होते हैं। उनकी जो शुरुआती जबरदस्त ऊर्जा होती है उसे लंबे समय तक चलने वाले संस्थागत बदलावों में कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, दुनिया भर में ऐसे आंदोलनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये बहुत अहम सवाल है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, जब एक नेतृत्वहीन डिजिटल रूप से जुड़ा आंदोलन इतनी बड़ी ताकत दिखा सकता है, तो दुनिया भर के पारंपरिक राजनीतिक दलों को उस पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाने के लिए कैसे बदलना होगा, जो संवाद करने, जुड़ने और संगठित होने के लिए बिल्कुल नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करती है। ये सवाल आने वाले समय में और भी प्रासंगिक होता जाएगा, है ना? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है। इसी विचार के साथ नेपाल की इस हालिया उथल-पुथल पर हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।